अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम Sta301 की लेक्चर नंबर 15 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक इस वीडियो में कवर करने वाले। जैसे कि आपको पता है कि आपके मिड टर्म की सिलेबस की अनाउंसमेंट आ चुकी है और लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक आपके मिड टर्म सिलेबस में इंक्लूड होंगे। चलें, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 15 में क्या है हमारे पास? लेक्चर नंबर 15 में हम पढ़ेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट और कोरिलेशन। ये 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, फर्दर इनके टॉपिक्स और बीच में आएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन होती क्या है। ठीक है, मैं आपको इससे बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लीनियर रिग्रेशन टेस्ट मतलब जो लीनियर रिग्रेशन लाइन होती है वो क्यों इस्तेमाल होती है? रिलेशनशिप बताने के लिए बिटवीन 2 वेरिएबल्स। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जबकि दूसरा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, और जो रिग्रेशन लाइन होती है वो क्या करती है? वो स्ट्रेट लाइन को मिनिमाइज करती है, दैट द टोटल एरर। स्ट्रेट लाइन को के ज़रिए उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके टोटल एरर को मिनिमाइज़ करती है। और हमारे पास जो रिग्रेशन लाइन की जो सिंपल फॉर्म होती है, सिंपल से सिंपल, वो हमारे पास होती है y, और ये हमारे पास सिंपल फॉर्म है y a प्लस बी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल रिग्रेशन की फॉर्म है। और यहाँ पर बता भी रहे हैं कि हमारे पास जो है a b क्या है और हमारे पास y क्या है। y हमारे पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है जो इक्वल टू के जो है लेफ्ट साइड पे होगा। आपने याद रखना है कि वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट जो हमारे पास x हो गया वो हमारे पास जो इक्वल टू के उसके बाहर होगा वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। b हमारे पास स्लोप होगी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ये लोग कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो इक्वेशन है इसको आपको बताना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी इक्वल टू के बाहर हमारे पास a, फिर b और फिर x। b हमारे पास स्लोप होगी और x की जगह वो z कुछ भी दे सकते हैं, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, और उसके बाद a इज़ द पॉइंट एट विच द लाइन क्रॉसेज द y एक्सिस। आपको समझ आ गई इससे? मैंने इसलिए आपको यहाँ से शो करवाया है क्योंकि आपके हैंडआउट्स में इतना कुछ खास इसके बारे में जो है नहीं बताया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अब अपने लेक्चर पे मूव करते हैं। यहाँ पर आपको बताया कि जो है स्कैटर डायग्राम क्या होती है। स्कैटर डायग्राम भी सेम वही चीज़ है कि रिलेशनशिप बताने के लिए 2 वेरिएबल्स के बीच में हमें जो है रिलेशनशिप बताने के लिए हम स्कैटर डायग्राम इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम x एक्सिस और x की वैल्यूज़ जो होती हैं वो बनाते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू सब लिख दी, यहाँ पर हमने y की वैल्यू लिख दी। और जैसे कि आपको पता है कि सिंपल पॉइंटेड जब हम जोड़ते हैं, प्लॉट करते हैं, तो वही ग्राफ होता है, वही स्कैटर डायग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वही डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ ताकि लेक्चर जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और छोटा सही हो और आप सब इस टॉपिक्स में कवर कर लें। अब जैसे कि आपको मैंने वहाँ पर एक जो है दिखाई थी उसकी जैसी ही ये एक रिलेशन इक्वेशन दी हुई है, लेकिन इसमें देखें जो है a है, c है a की जगह, और यहाँ पर इन दोनों की प्लेस भी चेंज है, तो ज़्यादा उसकी परेशानी वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब उसमें जो है वैल्यूज़ थोड़ी चेंज हो जाएंगी, बाकी वही चीज़ हम कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको दिया होगा कि ये लाइन दी होगी और कहा होगा कि x इसमें क्या है। तो इसमें देखें x आपने याद रखना है कि क्या, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा क्योंकि वो b के साथ है। ठीक है, वो स्लोप के साथ है। y अकेला है साइड पे तो वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। देन हमारे पास a जो है वो रिप्रेजेंट करेगा y इंटरसेप्ट को, जबकि हमारे पास जो b है वो स्लोप है। और उसके बाद द वैल्यू ऑफ tan थीटा वे tan रिप्रेजेंट द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये चीज़ें जो है मैंने हाईलाइट की हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये चीज़ें मैं छुड़वा रही हूँ, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है एज सच। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट, लेट मी स्क्रॉल डाउन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। अब वो क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वेयर द बेस्ट फिटिंग लाइन टू अ सेट ऑफ पॉइंट इज द वंस फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड द लाइन इज मिनिमम। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि जो रिग्रेशन से ही ये जो है इसका कंसर्न है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो भी हम अपनी लाइन ड्रॉ करवाएंगे एरर को वो मिनिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होगा। ये पूरी की पूरी जो है लाइन जो है आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है
अब देखिए ये लाइन दी हुई है, ये एमसीक्यू आपके पेपर में आ चुका है। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इज द वन दैट बेस्ट फिट्स द गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस, और नॉर्मल इक्वेशन में हमें क्या दिया हुआ है, ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं। अब इनका हमने इस्तेमाल क्या करना है, एक y के लिए और एक एक्स वाई के लिए। ठीक है, ये x के लिए नहीं है, एक्स वाई दोनों के लिए इनकी मल्टीप्लिकेशन करके ये आपने याद रखनी है। ठीक है, स्टैट्स में आपको फॉर्मूलाज दिए होते हैं, आपने वो अच्छे से याद कर लें तो आपका क्वेश्चन ईजिली आपको सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर इसी के रिलेटेड नॉर्मल इक्वेशन से ही रिलेटेड एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास जो है x दिए हुए हैं और y भी दिए हैं। सिंपल हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है दो इक्वेशंस। ठीक है, एक हमारे पास जो थी ऊपर वाली जो दो इक्वेशन थी, एक हमारे पास समीशन ऑफ जो है y के इक्वल थी और एक समीशन ऑफ एक्स वाई के इक्वल थी। ठीक है, अब हमने इन दोनों को सॉल्व कैसे करना है, x दिया हुआ है y भी दिया हुआ है, जो हमारे फॉर्मूले में हमें नीड है हमने वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर्मूले के मुताबिक हमें एक्स स्क्वायर और एक्स वाई नीड था। ठीक है, उनको कैलकुलेट कर हमें तो सम चाहिए था। एट द एंड हमने इसका सम कर लिया। देन हमने क्या किया, जो हमारे पास इक्वेशन थी उन दोनों इक्वेशन को जब हमें याद होगा तभी तो हम फॉर्मूले में ऐड कर सकते हैं और तभी तो हम जो है वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो इक्वेशन थी उनमें हमने वैल्यूज पुट कर दी एंड देन हमारे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 के बाद आपने क्या करना है कि इसमें से इक्वेशन को कंपेयर करते हुए आप लोगों ने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू 0.7 आई है और a की वैल्यू हमारे पास -0.7 आई है। ठीक है, और उसके बाद जो जो वैल्यूज़ दी होंगी आपको, आपने उस स्ट्रेट लाइन में पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ें थी, आपको सिर्फ जो है इक्वेशन दोनों याद करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट, ये क्या है, इसका भी ये एक फॉर्मूला है, लेकिन जैसे कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर पढ़ चुके हैं, उसमें क्या था कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारे पास दो उसके फॉर्मूलाज होते हैं, एक शॉर्टकट वे होता है, एक लॉन्ग कट वे होता है। लेकिन शॉर्टकट वे में हम जो है हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें फाइंड कैलकुलेट नहीं करनी होती एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। तो इसी में ये जो है हमारे पास है फर्स्ट वाला, इसमें देखें हमारे पास ये हैट आ गया। आप बच्चे सोचेंगे हैट क्या चीज़ है, तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा और ये सिंपल आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये वाला है। ठीक है, इसका भी आपको फॉर्मूला जब याद नहीं होगा तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये जो तमाम फॉर्मूलाज आपके यूज़ हो रहे हैं आपके हैंडआउट्स में, आप इनको राइट कर लें और अच्छे से इनको पेपर में जाने से पहले इनको रिवाइज कर लें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इसी की एग्जाम्पल। अब देखिए हमने क्या फाइंड करना है, इसको क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। आपको क्वेश्चन भी यही दिया हुआ, वैल्यू दी होगी, आपको कहा होगा कि इसका स्टैंडर्ड एरर और एस्टिमेट जो है कैलकुलेट करके हमें दें। ठीक है, उसके लिए आप फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए और हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ वाई, हमें और एक्स और वाई चाहिए और फिर उसका समीशन चाहिए। ठीक है, हमने वैल्यू सारी देखा कि हमें क्या क्या नीड है और फिर हमने वो फाइंड कर ली। देन हमने फॉर्मूले के अंदर ऐड किया और हमारे पास आंसर आ गया 0.61। ठीक है, सारी वैल्यूज़ तो आप पुट कर ही लेंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आपने इनको सबको सम कर एट द एंड पुट करने, क्योंकि समीशन का साइन साथ में है और यहाँ पर भी एन वही बात है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास एन होंगी। ठीक है, दूसरे वे से भी किया हुआ है। ठीक है, जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था उस वे से भी इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, अब सिंपल आपने जो भी वैल्यू फाइंड किया आपने इस वाली इसमें क्वेश्चन में पुट कर दी अगर आपको कहा हुआ हो तो। देन हमारे पास एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया, कोरिलेशन वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इस्तेमाल कैसे क्यों होता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स। टू रैंडम वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी डिग्री और उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कोरिलेशन इस्तेमाल होती है। ठीक है, अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स। अब जो रैंडम वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई इज नोन एज द पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दिस इज सिंपल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, बाज़ औक़ात आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का लफ्ज़ भी सुनने को मिलेगा। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला, हमारे पास ये इसका फॉर्मूला है, आर से हम इसको डिनोट करते हैं, COV मतलब कोरिलेशन, CXY फिर वेरिएंस नीचे हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कोरिलेशन का फॉर्मूला है एक्स और वाई ये इस तरह का होगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो है बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, हमें इसके लिए पहले एक्स हैट फाइंड करनी होगी, एक्स बार फाइंड करनी होगी, वाई बार फाइंड करना होगी, तो दैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस। तो इस वजह से यहाँ पर एक शॉर्टकट वे दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला आपको लग रहा होगा मुश्किल, लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आपको कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी और आप
कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैं एक बार बता चुकी हूँ, जो यहाँ पर सब फॉर्मूलाज हैं आप उनको अच्छे तरीके से याद कर लें, एक नोटबुक पे लिख लें और उनको अच्छे तरीके से याद कर लें। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको बता दूँ कि आर क्या होता है, एक प्योर नंबर है। देन हमारे पास जो लाई करता है बिटवीन -x से लेकर 1 तक, ठीक है। अब उसकी जो रेंज है वो हम ऐसे लिखते हैं -1, ठीक है, आर एंड देन ये इसको हम ऐसे करके लिखते हैं। देन हमारे पास इसमें 3 केसेस होते हैं, ठीक है। अब वो केस क्या है, केस 1 में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम कहते हैं कि हमारा जो आंसर है वो जो है आर जो है हमारे पास वो बड़ा है, 0 से भी बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो हम कहते हैं वो पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन दिस, ठीक है। अब केस 2 में अगर हमारा आंसर लेट्स सपोज आर जो है हमने फाइंड किया कोरिलेशन वो 0 आ गई, तो हमने कहा कि नो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, बिटवीन द रैंडम वेरिएबल्स। अगर हमारे पास एक्स जो हमारे पास जो केस 3 है उसमें अगर हमारी नेगेटिव आ जाती है कोरिलेशन, यानी कि वो आर जो हमारे पास होगा वो -1 से जो है वो कम होगा और 0 से भी वो कम होगा, देन हम कहेंगे कि वो नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है, यानी माइनस में हमारे पास आ जाएगा। तो तब हमने ये कहना है उसमें आपको तीनों केसेस याद रखने हैं और आपको उसकी जो रेंज है वो याद रखनी है, ठीक है। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे आपको एग्जाम्पल दी हुई है, एक्स और वाई दिए हुए हैं, यहाँ पे स्कैटर डायग्राम आपकी मर्जी आप बनाना चाहते हैं, अगर आपको कहा हो तो बना दें, वैसे पेपर में आती नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। अब यही इस्तेमाल होगा क्योंकि यही ईजी है, हालांकि मुश्किल लग रहा है बट ये मुश्किल नहीं है, हमें ईजी से हमें ज़्यादा चीज़ें इसके लिए कैलकुलेट भी नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है, सिंपल है ये, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, ये जो हमारे पास फॉर्मूला था, अब हमारे वैल्यूज तो सब गिवन है, ठीक है। हमने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो हमें नीड है वो हमने कैलकुलेट किया, आफ्टर दैट हमने फॉर्मूले में ऐड किया, देन हमारे पास आ गया 0.8। अब ये मुझे आप बताएं, मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर हमारे पास पॉजिटिव भी आ जाए देन हमारे पास जो हमारा आंसर है वो जो है हमारे पास क्या हो, केस में हमारे पास 1 से छोटा हो, ठीक है, जो हमारे पास आर हो, तो हम उसे कहते हैं कि उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स हमारे पास मार्क्स थे, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट हो गया है। लेक्चर नंबर 16 बहुत ही ज़्यादा इजी है बिकॉज इसमें आपके सारे वो पुराने मैथ्स वाले कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको पुराने वाले कॉन्सेप्ट, वैसे वो सिंपल ही कॉन्सेप्ट थे जो हमारी सेट थ्योरी के मुताबिक थे, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि सेट क्या है। सेट इज एन एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, अब क्या है, सेट किसी भी चीज़ का एक सेट बना लें, एक पेयर बना लें, हम उससे कहते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, जैसे बुक्स इन द लाइब्रेरी, जैसे नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ये सारे हमारे पास एक सेट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट चीज़ें की हुई हैं, ये वाला जो आपका लेक्चर नंबर 16 है, ये आपके MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए हमारे पास क्या है, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई ये चीज़ें इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पर क्या है, द ऑब्जेक्ट दैट आर इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट। जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सेट के अंदर होंगे हम उन्हें मेंबर और जो है एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं, जो कि उसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं हम उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और एलिमेंट्स आर इनक्लोज बाय पैरेंथेसिस टू रिप्रेजेंट अ सेट। आपको सेट को तो पता ही होगा कि हम सेट को ऐसे लिखते हैं पैरेंथेसिस में, ठीक है। अब उसके बाद देखें यहाँ पर ए है, तो अगर ए का सेट लिखना चाहते हैं तो एन और ए, बाद में आपको ये चीज़ है आपको प्रोबेबिलिटी में भी नजर आएगी, ठीक है। तब वहाँ पर वो इवेंट एज अ इवेंट इस्तेमाल होगी, ठीक है। अब देखिए ये जो सब चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं ये आपको ऑब्जेक्टिव के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ सेट दैट हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। ये तो सिंपल सी बातें हैं, अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो वो आपके पास नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। वो डिनोट किया जाएगा इससे, ठीक है। और उसको अगर हम सेट में लिखें तो वो ऐसे होगा, ठीक है। अब देखें इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, जीरो है, ठीक है। इफ सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इट विल बी यूनिट सेट और सिंगलटन सेट होगा। ये सारे आपके पुराने वाले कॉन्सेप्ट हैं, तो आपको अगर आप ये रीड भी कर लेंगे तो अब भी आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट, फाइनाइट वो जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर देखें हमारे पास 1 से लेकर 10 तक इंटीजर्स हैं, हम काउंट कर सकते हैं। हमारे पास मंथ ऑफ द ईयर्स हैं, 12 मंथ है, हम कर सकते हैं। बुक के अंदर जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें सबसेट,
सबसेट सेट से ही निकला, यानी उस सेट से कुछ थोड़ा सा पोर्शन ले लें तो वो हमारे पास सबसेट बन जाएगा, ठीक है। और उसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, ठीक है। अब कहते हैं अगर उसमें से जैसे एक ए है, हमने कहा कि ए में एक ए हमारे पास सेट है, उसमें हमारे पास 12 स्टूडेंट्स हैं, उसका सबसेट क्या होगा। और सबसेट में बता भी दिया कि 12 स्टूडेंट जो हैं उनमें से 6 गर्ल्स हैं 6 बॉयज़ हैं। तो हमने कहा कि ए जो है हमारे पास, हमने जो ए से निकाला बी, यानी ये दोनों जो है ए पूरी 12 नंबर्स थे, उसमें से हमने थोड़ा सा पोर्शन निकाल दिया, दैट विल बी और सबसेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल भी वही चीज़ दी हुई है, इतने हमारे पास नंबर हैं और बी हैं, और सबसेट कहने के मुताबिक यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 ये तीनों इसमें आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि उसी का पोर्शन हमने छोटा सा निकाला है। देन हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। इफ अ सेट कंटेन सम बट नॉट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट, जैसे ऊपर था कि सारे एलिमेंट्स नहीं कुछ एलिमेंट्स ले, तो हम उससे कहते हैं कि प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल सेट, उसमें सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, उससे OS और इससे डिनोट करते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट बनाते कैसे, सबसे पहले एम्प्टी, फिर 1 फिर 2 फिर जो सारे वैल्यूज होंगे और एट द एंड सारे वैल्यूज। वेन डायग्राम आ गई, ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, रिलेशनशिप अमंग सबसेट और सेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बयान करने के लिए, ठीक है। और वेन डायग्राम दैट इज अंडरस्टूड टू रिप्रेजेंट सेट बाय सर्कुलर रीजन, ये भी आप छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं कि एक सर्कुलर रीजन होता है, ये हमारे पास सर्कल्स हम बनाते हैं, ये हमारे पास जो है यूनिवर्सल सेट होता है, इसमें हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। और फिर हम उसमें बताते हैं कि इतने एलिमेंट्स कॉमन हैं इतने नहीं हैं। उसके बाद हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब लेट अस डू सम ऑपरेशन यूनिट ऑफ सेट, मतलब सारे जो भी वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा लिख देना होता है। अगर आपको ये टॉपिक्स नहीं, मैं आपको तेज से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक हमारे जो है बच्चों वाले हैं, हमने जो छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक्स ऑलरेडी आते होंगे, अगर नहीं भी आते एक बार अपने आप हैंडआउट से चेक कर लें, वहाँ पे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको आ जाएगा। इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होता है, सब जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हम वो लिख देते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जब 2 सेट्स और जो ए और बी हैं वो डिफाइन टू बी डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन पैरेलल, उसमें क्या होगा, जब उसके एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद है सेट डिफरेंस, मतलब सेट को माइनस कैसे करना है, सिंपल बात है वही वाली। उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट में से हम यू को माइनस कर देते होते हैं, ये वही बात है। और देन हमारे पास कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी हम छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं, जो कम्युलेटिव लॉज क्या है, एसोसिएटिव लॉज क्या है, और हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ये सारे आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं। ये आपकी मैथ्स में भी काफ़ी बार हुए हैं, यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ को भी बताया हुआ है, इनका कोई यूज़ नहीं बताया हुआ फिलहाल के लिए, लेकिन फिर भी आप ऑब्जेक्टिव के हवाले से आपको, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि ये वाला जो हमारा लेक्चर है ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास है पार्टीशन ऑफ अ सेट। अब पार्टीशन का मतलब क्या है कि जो भी हमारा सेट है उसको डिवाइड कर देना, सब डिवाइड कर देना इनटू नॉन एम्प्टी सेट्स, सब सेट दैट आर डिसजॉइंट एंड एग्जॉटिव, ठीक है। अब ये क्या है कि अपने जो सेट है उसको छोटे हिस्सों में तोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ पर है क्लासेस ऑफ सेट, क्लास ऑफ सेट, सेट ऑफ सेट इसका कार्डा क्लास, सेट जो होता है एक उसके जो उसके अंदर जो सेट्स बनाए जाते हैं हम उन्हें बोलते हैं क्लास, ठीक है। उसके बाद पावर सेट क्या है, पावर सेट में हमारे पास सिंपल क्या होता है कि हम उसको डिनोट करते हैं PA से, और सिंपल उसमें हमारे पास जो सारी वैल्यूज़ होते हैं हम उनको इकट्ठा करके लिख देते हैं, ऑल सबसेट जो भी हमारे बने होते हैं हम उनको लिख देते हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, सिंपल आपको जो प्रोडक्ट कर रहे होते हैं A मल्टीप्लाई बाई B, उसकी सिंपल प्रोडक्शन है, इसमें प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। ये भी सिंपल चीज़ें हैं। ये आप देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, लेट मी डिस्कस इट विद यू। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें सेट ए दिया हुआ है। सेट ए में हमारे पास क्या है, हमें एक कॉइन को टॉस करके दिया है। अब अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास उसकी 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगी, या तो वो हेड आ सकता है या तो वो टेल आ सकता है। उसके बाद हमारे पास जो बी सेट है उस पर हमें बताया हुआ है कि हम अगर एक डाइस को फेंकते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 6 से ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि डाइस में तो 6 से नंबर ऊपर आते ही नहीं। उसके बाद हमने इसका A क्रॉस B फाइंड करना है। A क्रॉस B कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो H होगा हमारा उसको हम सब वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारा जो T होगा हम उनको सब वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा हमारा ऑर्डर पेयर, या हम कह सकते हैं कि हमारा A क्रॉस B का प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक डिस्कस की हुई है ट्री डायग्राम। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि ये ट्री डायग्राम होती क्या है। बेसिकली ट्री डायग्राम, द ट्री इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट
लेफ्ट टू राइट इसको बनाया जाता है। टी डायग्राम में जो है क्या करते हैं हम, उसमें पॉसिबल जो भी आउटकम्स होते हैं उनको सारे 2 एसेंशियल पार्ट में डिवाइड करके लिख देते हैं। जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं इंडिविजुअल पार्ट्स और ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ठीक है, अकेले को उनको बयान कर दिया जाता है, अलग सेपरेट शो कर दिया जाता है और उसकी ब्रांच बनाई जाती हैं। जैसे एक सिंपल एक ट्री है, ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ठीक है, उसमें फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं, तो वो फ्रूट्स जो हैं वो हमारे नंबर होंगे। ठीक है, सिंपल लफ्ज़ों में आपको ये बता देती हूँ। अब देखिए सिंपल हमारे पास मेन ब्रांच है। ये देखिए ये ट्री स्टार्ट हुआ, ये हमारे पास मेन ब्रांच थी उसकी। उसके बाद ये हमारे पास सब ब्रांचेस इसकी हैं। ठीक है, ए सेट लिखा, बी सेट लिखा और उनको क्रॉस कर जो हमारे पास सारी वैल्यूज आई थी वो लिख देनी है। वैसे ट्री डायग्राम आता नहीं है ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए, लेकिन आपको मैं बता दिया कि हमने सिंपल ब्रांचेज और ट्री वाला कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रख दें। ठीक है, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर हम जो है 2 सेट्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें हमें क्या करना होगा, सिंपल आप लोगों ने जो आपके टोटल आउटकम्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर फिर आपने गिनना है कि क्या हमारे जो मैंने सेट निकाला ए क्रॉस बी उतना है। अगर उतना है तो इसका मतलब हमने ठीक किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17 में हमारे पास परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस और इवेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं। और इवेंट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सोटिव इवेंट्स और इक्वली लाइकली इवेंट्स। सबसे पहले तो हमें काउंटिंग रूल्स में हमारे पास मल्टीपल चॉइस मतलब मल्टीप्लाई करने वाला वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमारे पास परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, इसमें इन दोनों चीज़ में 2 ही डिफरेंस है। एक ही डिफरेंस है ऑर्डर और नॉन ऑर्डर का। आपको मैं बता दूं, अगर परम्यूटेशन अगर आपको कहीं भी आपके जो होगा आपका डाटा उसमें अगर क्वेश्चन में अगर कहीं भी ऑर्डर का जिक्र हुआ हो तो आपने परम्यूटेशन इस्तेमाल करनी है। अगर ऑर्डर का जिक्र ना किया हो देन आपको कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है। इसकी जो है डेफिनेशन से हमें पता चल जाएगा। परम्यूटेशन इज़ एनी ऑर्डर सबसेट फ्रॉम अ सेट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें हम ऑर्डर का जिक्र करते हैं। ठीक है, ये आपको मैं बता दूं कि ऑर्डर इसमें होता है जबकि उसमें ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, अब उसको शो कैसे करते हैं, P और N इधर होता है N और ये हमारे पास R होता है और जिसका बेसिक फॉर्मूला है वो इसका बेसिक फॉर्मूला है। ये आपने याद रखना है। परम्यूटेशन वाले भी कॉन्सेप्ट में भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं बचपन में पढ़े हों। देन यहाँ पर देखिए हमारे पास दोबारा वो चीज़ दोबारा बयान की है। यहाँ पर देखिए अगर हम N लेते हैं तो अगर हम दोनों तरफ R जो है N कर लेते हैं तो हमारे पास N फैक्टोरियल आंसर आएगा। देन यहाँ पर नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या है। अब देखें यहाँ पर रिगार्डिंग टू देयर सिलेक्टेड विदाउट रिगार्डिंग टू देयर ऑर्डर, विदाउट ऑर्डर। कॉम्बिनेशन में कोई भी ऑर्डर नहीं फॉलो किया जाता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिनोट कैसे किया जाता है, उसमें P था, यहाँ पर जो है सेम है NR और इसको इस तरह भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है सिर्फ इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें एक्स्ट्रा R फैक्टोरियल ऐड हो चुका है। ठीक है, और बाकी सब चीज़ें हमारे पास सेम है। और जहाँ पर आपको ऑर्डर का जिक्र किया हो तब आपने क्या करना है, आपने इसमें परम्यूटेशन यूज़ करनी है, अदरवाइज यू हैव टू यूज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर ऑर्डर की बात ना की, और इसको हम बायनॉमियल कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये आपने ऑब्जेक्टिव के हवाले से याद रखना है। देन हमारे पास नेक्स्ट मूव करते हैं, ये एग्जाम्पल की हुई है सिंपल। आपको तो जो भी किसी पोर्शन में से फुल पोर्शन जो होगा वो n होगा, उसमें से कुछ निकाल दिया होगा तो वो हमारे पास छोटा पीस उसका r कहलाएगा। ठीक है, सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है और आंसर आपका आ जाएगा फैक्टोरियल। उम्मीद करती हूँ आपको फैक्टोरियल निकालना आता होगा। नहीं भी आता तो मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पर 52 फैक्टोरियल ही है, इसका मतलब क्या है कि 52 के बाद आपने टिल देन जो है हमारे पास अप टू 1 तक आपने इसको मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक, इस यहाँ से समझाती हूँ। 10 है वो काफ़ी बड़ी है, 10 से स्टार्ट करके आपने 10, 9, 8, 7, 6 अप टू 1 तक इसको करना है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये आता होगा। फिर भी अगर नहीं आता तो आप अपने हैंडआउट से चेक कर लें, वहाँ पर काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। देन हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये है अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी की डिस्कशन स्टार्ट हो गई है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट इवन दो इट इज़ रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। एक ऐसा जो है एक्सपेरिमेंट जो हमें हर बार एक यूनिक रिजल्ट दे। ठीक है, डिफरेंट रिजल्ट दे, बल्कि हालांकि जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट हों पर फिर भी वो हमें एक डिफरेंट रिजल्ट दे, तो वो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हाईलाइट भी मैंने की हुई है। इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको शॉर्ट में भी आ सकती हैं या आपको ऑब्जेक्टिव में भी किसी न किसी तरह पूछी आ सकती हैं। कि इसको तो डन ही है, तो इसको अच्छे से याद कर लें। सबसे पहले आपको बता दूँ, द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड। एक्सपेरिमेंट ऊपर जैसे मैंने बताया कि एक्सपेरिमेंट रिपीट हो सकता है। ठीक है,
अब द एक्सपेरिमेंट ऑलवेज हैव 2 और मोर पॉसिबल आउटकम्स, कभी भी वो 1 नहीं होगा, या 2 होगा या उससे बढ़कर 2 से बड़ा होगा, ठीक है। और अगर एक जो एक्सपेरिमेंट है उसका 1 पॉसिबल आउटकम्स होगा तो वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, ठीक है। द आउटकम ऑफ ईच रिपीटेशन इन इज अनप्रिडिक्टेबल, इट हैज़ सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी तो नाम ही अनसर्टेनिटी को मेजर करने का है, ठीक है, उसमें अनसर्टेनिटी तो हो ही, ठीक है। देन हमारे पास सैम्पल स्पेस, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम दैट रिजल्ट फ्रॉम द रैंडम एक्सपेरिमेंट से ही सैम्पल स्पेस का जो है कनेक्शन है। जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से हमारे पास रिजल्ट आएगा उसके तमाम आउटकम्स आएंगे जो वो हमारे सैम्पल स्पेस कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, हेड और टेल दिया हुआ है। अब एक हेड और टेल की जो भी सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो हमारे पास सैम्पल स्पेस होंगे, ठीक है। देन मूव, यहाँ पे देखें आपको मैं बता दूं कि अगर हम 2 पेयर ऑफ डाइस रोल करते हैं तो उसमें हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, 1 1। देन के साथ पेरी सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं। हो सकता है अगर हम अपना डाइस जो है वो थ्रो करें तो हो सकता है कि एक डाई में 1 आए और दूसरे में हमारे पास दूसरे में भी 1 आ जाए, तो ये सारे 36 हमारे पास सैम्पल स्पेस होंगे, ये सैम्पल स्पेस कहलाएंगे, ठीक है। देन हमारे पास है इवेंट्स। इवेंट क्या है, एनी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट, ठीक है। सैम्पल स्पेस में से एक छोटा सा सबसेट निकाल कर वो हमारे पास जो है इवेंट कहलाएगा। अब हमारे पास 2 तरह के इवेंट्स यहाँ पर मेंशन किए, सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। नाम से आपको पता चल गया कि सिंपल इवेंट में जो है एग्जैक्टली 1 सैम्पल पॉइंट होगा और कंपाउंड में हमारे पास मोर देन 1 सैम्पल पॉइंट होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। अब अकरेंस ऑफ एनी इवेंट के मतलब अगर हम जो है ए को फेंकते हैं तो उसमें क्या अकरेंस का चांस होगा, ठीक है, वो हमारे पास उसको जानने के लिए हमारे पास 2 आगे हम डिस्कस करेंगे, अपना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं ऊपर से अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए इज सेड टू बी अकर इफ ओनली इफ द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट करस्पोंडेंट टू एलिमेंट ए। तब वही अगर उसकी जो एलिमेंट्स हैं करस्पोंडेंट टू ए होंगे तभी वो अकर करेगा। कम्प्लीमेंट्री इवेंट वही बात है, उसको हम इस तरह से शो करते हैं, एक के ऊपर हम डैश डाल देते हैं, इसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। ये हमारे पास निगेशन होता है, रिवर्स होता है, उल्टा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इनको मैं आपको एक डिफरेंस से समझा देती हूँ, आपको वो समझ आ जाएगी अच्छे तरीके से, ठीक है। और मुझे शो करवाने दें यहाँ पर एग्जांपल, आपको ये मैं डिफरेंस दोनों का साथ शो करवाऊंगी तो आपके लिए इजी होगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एक हमारे पास क्या है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अगर हमारे पास 2 इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। अगर 2 इवेंट एक सेम टाइम पे अकर नहीं कर सकते तो हम कहते हैं कि वो एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। यहाँ पर देखें एग्जांपल के थ्रू हमें समझाया गया है कि अगर हम एक सिंपल जो है डाई को रोल करते हैं, ठीक है, तो एक डाई पे हमने जब फर्स्ट टाइम की, एक बच्चे ने फर्स्ट टाइम किया, हमने एक ही बंदे ने किया, ठीक है, तो उसमें हमारे पास आउटकम क्या आ गया, 1 और 2 आ गया। देन दूसरे ने जब बी इवेंट हुआ तो उसमें 4 आ गया, ठीक है। तो दीज इवेंट कैन नॉट बी हैपन एट द सेम टाइम, सो द इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर जो है दोनों ये काम एक ही मर्तबा हो जाए, नो, दोनों एक काम एक मर्तबा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखिए हमारे पास एग्जांपल दी हुई है कार्ड्स की। अब कार्ड्स भी ऐसा ही है कि जो है सेलेक्ट अ जैक फ्रॉम अ डेक, फ्रॉम अ कार्ड सेलेक्ट द हार्ट फ्रॉम द डेक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम जो है हार्ट वाले में हमारे पास एक जैक होता है, ठीक है, वो उसमें कंसीडर किया जाएगा, और ए जो है हमारे पास अलग जो हमारे पास जैक्स होंगे उसमें कंसीडर किया जाएगा। तो ये भी एग्जांपल है एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। होप कि आपको समझ आ जाएगी आगे होगी। इसका मतलब सिर्फ यही है कि दोनों इवेंट जब बोथ सेम टाइम पे अगर ना कर पाएँ तो हम उसे कहते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है। देन हमारे पास है नेक्स्ट पार्टीशन ऑफ द सैम्पल सेट। उस जो भी आपका सेट होगा उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेना हमारे पास पार्टीशन कहलाती है। देन हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, जो इवेंट लाइकली अगर टू एज द अदर, मतलब उसकी जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं उसी को इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। उसकी एग्जांपल है कि फेयर कॉइन टॉस किया जाए तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो वो क्या होगा कि फेयर कॉइन अगर हम टॉस करते हैं तो भी हमारे पास आएगी उसकी पॉसिबल आउटकम्स, या तो हमारे पास कॉइन है, ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है, 1/2 मतलब 2 हमारे पास टोटल, और वो हमारे पास 1 उसमें से अकर हुआ, या हेड आया या तो टेल आया, दोनों एट द सेम टाइम नहीं आ सकते, ठीक है। फिर हमारे पास लेक्चर नंबर 18
लास्ट लेक्चर है हमारे मिड टर्म का, उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी की डिस्कशन हुई है। अब मैं आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर जो आपके फाइनल टर्म में इंक्लूड होंगे उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी को बहुत ही वाइडली डिस्कस किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू इस वाले में, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोबारा आ गया जो कि हम ऊपर डन कर चुके हैं। देन पार्टीशन वाला भी दोबारा आ गया, वेन डायग्राम अगेन आ गई, इक्वली लाइकली भी आ गई। देन हमारे पास आया हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी का। एक्चुअली मैं जो प्रोबेबिलिटी है ये अनसर्टेनिटी को मेजर करती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की जो फ्रेंच मैथमेटिशियन पीएस लापास ने जो है की थी वो क्या है कि जो यूज्ड एक्सपेरिमेंट वेयर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एंड द नंबर ऑफ आउटकम्स वेरिएबल टू एनी इवेंट कैन बी डिटरमाइंड, जहाँ पर टोटल नंबर और नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स होंगे वो हम कैलकुलेट कर सकें। सिंपल, उसको प्रोबेबिलिटी को पी ए से डिनोट करते हैं। अब पावर सेट और इसमें आपको डिफरेंस करना आना चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का जहाँ जिक्र होगा वहाँ पर पी ए यूज होगा, पावर सेट समथिंग एल्स, ठीक है। उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, ठीक है। मतलब अगर सिंपल लफ्ज़ों में आपको मैं कहूँ कि अगर हमारे पास एक डाई है उसके टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2 हैं, या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा, तो नीचे हम 2 लिख देंगे, ठीक है, 2। और जो ऊपर होगा हमारे पास फेवरेबल, यानी अगर हमें इवेंट हमें दिया हो कि आपने बताना है कि हेड कितने हैं, तो एक मरतबा ही हेड का चांस आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो मैंने आपको बात बताई वो दोबारा रिपीट होगी यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है बड़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या है कि अगर एक कार्ड हम फेंकते हैं, एक कार्ड है वो ड्रॉन किया गया एक ऑर्डिनरी डेक से, 52 प्लेइंग कार्ड उसके अंदर थे। आपको मैं बता दूं कि एक कार्ड जो हमारे पास पूरा सेट होता है उसमें हमारे पास, मैंने एक और भी प्रिपरेशन की वीडियो बनाई थी, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कार्ड का पूरा मैंने डिस्कस किया था कि कितने हमारे पास स्पेड होते हैं, कितने, यहाँ पर भी मैंने दोबारा डिस्कस किया है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड होते हैं और रेड कार्ड होते हैं 26 एंड 26 होते हैं। उसमें से 13 हमारे पास डायमंड होते हैं, 13 हमारे पास हर्ट्स होते हैं, 13 हमारे पास कार्ड क्लब्स होते हैं, 13 हमारे पास स्पेड्स होते हैं, ठीक है। और टोटल हमारे पास जो है एस होते हैं, मतलब जो यक्के हम बोलते हैं उनको, वो हमारे पास 4 होते हैं। फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं, और किंग और क्वीन और जैक तो आपको पता ही होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जिससे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि हमें बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड बताएं। रेड कार्ड अभी आपको मैंने बताया कि 26 होंगे। ऊपर मैंने आपको बताया कि आपने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल और जो हमारे पास इवेंट होगा वो आपने लिखना है। तो सिंपल यहाँ पर टोटल हमारे पास 52 है और इवेंट हमारे पास 26 है, क्योंकि उन्होंने जस्ट हमसे क्या पूछा, रेड कार्ड के बारे में। देन हमारे पास ये फेयर कॉइन जो है टॉस किया गया 3 टाइम्स, ठीक है। अब 3 टाइम्स हुआ तो 3 हर्ट्स। देन ये आपको बनाना आता ही होगा, वैसे अगर नहीं आता मैं आपको बता दूं, आपने सब इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेड टेल 3 मरतबा लिखना है। देन आपने सब एंटिटीज़ को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना और आपके पास ये आउटकम आएगा, ठीक है। उसमें हमें क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इज़ एटलीस्ट 1 हेड अपीयर्स। ये जो लास्ट वाली ये कुछ एग्जाम्पल, इनमें से एक एग्जाम्पल तो लाजमी आपके पेपर में इंक्लूड होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सैम्पल स्पेस टोटल एक्सपेरिमेंट का आया ये। देन हमारे पास क्या कह रहे हैं, जो इवेंट बनेगा यानी NS, उससे हम उसको डिनोट कर देते हैं NS से, यानी उनको गिने 1 2 3 ये 8 ही ए को डिनोट कर दें कि वो हमारे पास इवेंट है। एटलीस्ट 1 हेड अपीयर, एटलीस्ट यानी कम से कम जो हमारे ये जो हमारी आउटकम आई है उसमें एक हेड तो होना चाहिए। अगर जिसमें हेड हो रहा है वो हमारे पास इवेंट बनता जाएगा। देखें फर्स्ट वाले में हमारे पास है हेड, सेकंड वाले में भी, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में, फिफ्थ वाले में, सिक्स वाले और 7 वाले में भी। बट हमारे पास यहाँ पर जो है 8 वाले में जो है हेड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि 7 जो ऐसे पॉसिबल आउटकम्स हैं जिसमें हेड एटलीस्ट 1 टाइम अपीयर होता है, तो 7/8 कर दिया और यही हमारे पास प्रोबेबिलिटी, और इसको कैलकुलेट करके लिखने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और आपको एक और इन्फॉर्मेटिव बात बता दूँ कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1, या तो जो है हम पूरी प्रोबेबिलिटीज़ को वो आपको आगे जाके बताया जाएगा कि ये प्रोबेबिलिटी का पूरा टॉपिक आपका है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक और एग्जांपल है, उसमें बॉक्स में इतने आइटम्स हैं और उसमें हमारे पास क्या है, उसमें कुछ जो है रिजेक्टिव हैं और एक आइटम जो है वो फाउंड टू बी फॉल्टी, उसमें फॉल्ट है। देयर आर 3 फॉल्टी आइटम्स इन द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट द बॉक्स एक्सेप्ट, ठीक है। अब टोटल आपके पास कितने आइटम्स हैं, 12 बॉक्स हैं। रिजेक्ट if one item is found to be faulty, there is 3 items in the box। 3 आइटम्स ऐसे जो फॉल्ट हैं और किसी उसमें प्रॉब्लम है कोई, ठीक है। तो उसमें से हमने एक उठाया, तो क्या वो फॉल्ट वाला होगा या क्या वो रिजेक्ट वाला होगा या वो एक्सेप्ट वाला होगा, वो बताने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल क्या किया,
हमने लिखा टोटल जो हमारे पास थे। अब ये देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर देखें हम n सैंपल इसका कैसे निकालेंगे, 3 मतलब जो फॉल्टी है, अगर लेट्स सपोज कोई भी फॉल्ट वाला नहीं है, 0 है फॉल्ट वाला, ठीक है। अब अगर 3 फॉल्टी हमने निकाल दिए, जो फॉल्ट वाले हैं वो हमने निकाल दिए 12 में से, तो 9 हमारे पास नेक्स्ट बचेगा n। उसमें से अब हमारे पास 9 में से क्या कह रहे हैं कि 3 जो है हमारे पास फॉल्ट वाले हैं और 1 जो हमारे पास सही वाला है, ठीक है। तो वो 4 बन गए, 4 हमने यहाँ लिख दिया। देन उसको प्लस कर कर अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसमें से ही फॉल्ट वाला निकल गया तो 3 के नीचे हमने 0 की जगह अब 1 लिख दिया, इनको ऐड करना है। देन अगर हमारे पास वहाँ में जो हमारे पास रिजेक्टेड और जो फॉल्ट वाले थे और एक्सपेक्ट वाले थे, जो हमारे पास ये चीज़ें क्या थी बाय द वे, आइटम्स थी, ठीक है। तो उनमें क्या होगा, अगर 1 निकल गया उसमें चला गया तो यहाँ पर 4 की जगह 3 आ जाएगा। और सिंपल आप लोगों ने ये वाला क्या फॉर्म है हमारे पास, ये हमारे पास ये वाली फॉर्म है। तो इसमें सिंपल आप लोगों ने कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाना है और इसकी वैल्यू ऐसे फाइंड कर लेनी है। और इसकी वैल्यू 0.76 होगी। और ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास सम नहीं है, तो अब कहेंगे आपने कहा था कि सम 1 की इक्वल, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, सम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, द एसेंस ऑफ दिस डेफिनेशन इज इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स एंड मोर और लेस आइडेंटिकल कंडीशन एंड इफ द इवेंट ऑफ इंटरेस्ट अकर्स अ सर्टेन नंबर। हम किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो, यही बता रहे हैं कि रिलेटिव में क्या होगा कि अगर हम उसमें छोटा पोर्शन जो है प्रोपोर्शन ले लेते हैं उसमें से, उसको हम परसेंटेज की फॉर्म में लेते हैं। इसी के साथ आपका लेक्चर नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको काफ़ी जो है सिंपल चीज़ें समझाई हैं और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैंने वही आपसे डिस्कस की हैं। और जो ये हाईलाइट चीज़ें हैं ये आपको हैंडआउट्स मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं चैनल का लिंक भी अपलोड कर दूंगी, तो हमारे जो ग्रुप है उसका लिंक अपलोड कर दूंगी, आप वहां से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको ये हैंडआउट्स मिल जाएंगे आसानी से। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम स्ट्रैट 301 की लेक्चर नंबर 15 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक इस वीडियो में कवर करने वाले। जैसे कि आपको पता है कि